हेलो एंड वेलकम अगेन। कल हमने पढ़ा था साउथ अमेरिका का पहला वाला पार्ट जो है साउथ अमेरिका के बारे में, वो हमने कल पढ़ा था। लेकिन जो आज हमें पढ़ना है वो साउथ अमेरिका कुछ और भी हिस्से हैं जो हमें जरूरी पढ़ना है और जानना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकता है। क्लियर? अंडरस्टूड? सो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, जहां से आएगा वहां से आने दो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। दैट इज आवर मोटिव, जो हमें करना है। क्लियर? तो कल हम यहाँ तक पहुंचे थे। सो दिस इज आवर टॉपिक, दैट्स व्हाट वी कॉल एज लॉस लियोनॉस। ये क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? तो दिस इज ऑन व्हाट वी हैव टू टॉक, यस और नो? सो दिस इज द इमेज, ये आपको यहाँ पर देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, if I say for example we have Los Leonos, ये एक वास्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। व्हाट्स वास्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? सो हमें मालूम है कि हियर दिस इज द इक्वेटर, यस और नो? दिस व्हाट? दिस इज इक्वेटर। सो अगर ये इक्वेटर है तो उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये एरिया आता है ये तो सारा का सारा क्या है भाई, ये तो ट्रॉपिकल ही है। यस और नो? यस। सो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं वास्ट ट्रॉपिकल एरिया की, मगर किसकी, ये है एक ग्रासलैंड। जो ग्रासलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इस ग्रासलैंड को हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड लॉस लियोनॉस। अब ये कहाँ पर है? आपको यहाँ पर एक कंट्री है दैट्स कॉल्ड कोलंबिया, आपको यहाँ पर कंट्री है दैट्स कॉल्ड व्हाट? वेनेजुला। ये प्राइमरी दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आपको ये वाला ग्रासलैंड मिलता है। वन इज कॉल्ड लॉस लियोनॉस, इट्स अ वास्ट ट्रॉपिकल एरिया। अगर आपको इसमें गड़बड़ी हो रही है, so let's pay the attention here. So this is the tropical area, okay? So this is the tropical area. तो ये आपको लगभग लगभग यहाँ पर मिलता है। तो this is here, ये बहुत ही बड़ा, उसको हम कहते हैं वास्ट ट्रॉपिकल एरिया, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? अंडरस्टूड? बहुत समझ में आया? ओके। नाउ पे अटेंशन प्लीज, पे अटेंशन प्लीज। कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में आता है, यू शुड नो इट, यू शुड नो इट, किस किस कंट्री में आता है। ओके, सो अंडरस्टैंड। नाउ पे अटेंशन प्लीज। अब इसमें दो कंट्रीज आते हैं, एक आपको आता है कोलंबिया, जो आपने अभी देखा यहाँ पर, दिस इज कोलंबिया। एंड सेकंड इज वेनेजुला, जो न्यूज में था, तो वेनेजुला भी हो गया इधर। क्लियर? इज एन इको रीजन ऑफ द फ्लडेड ग्रासलैंड एंड सवाना बायोम। तो यहाँ पर क्या आपको मिलता है? बहुत ग्रासलैंड्स मिलते हैं, प्लस आपको यहाँ पर बायोम भी मिलते हैं। क्लियर? सो लियोनस मेन रिवर इज द ओरिनोको रिवर। यस, जो लियोनस इस ग्रासलैंड का जो मेन रिवर है वो है ओरिनोको रिवर, जो आपको प्राइमरली वेनेजुला में ही मिलता है, लेकिन वो कभी कभार बॉर्डर, कहीं कहीं वो बॉर्डर भी बनाती है विद द कोलंबिया। तो विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन, यस, कोलंबिया एंड वेनेजुला। सो जो इसका मेन रिवर है, वो मेन रिवर क्या है? मेन रिवर जो वेनेजुला का है, ये है, ऐसे करिए, यहाँ बॉर्डर बनाता है, ऐसे करते ऐसे जाते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, जो कहाँ जाता है? कैरेबियन सी, या सिंपली आप लिख सकते हो इट गोज इनटू ओशन कॉल्ड अटलांटिक ओशन। क्लियर? अंडरस्टूड? यस। अब the elevation of Leonos rarely exceeds 300 meters, rising gradually from the lower Leonos Bajos plains. वहां पर एक प्लेन्स हैं, उस प्लेन से लेके ऊपर तक अगर हम इस एरिया की बात करते हैं, ये 300 मीटर तक जाती है। वेस्ट ऑफ ओरिनोको रिवर, वेस्ट कहां से होगा? वेस्ट होगा इस साइड से, ये हो गया वेस्ट। ईस्ट हो गया इस साइड से। सो वेस्ट ऑफ ओरिनोको रिवर टू द हायर लियोनस एल्टोस प्लेटू बीनीथ द एंडीज। याद रखना, आपको यहाँ पर कौन सा रेंज आता है, ये आपको यहाँ से ये रेंज है। व्हाट इज दिस रेंज? दिस रेंज इज व्हाट? दिस रेंज इज एंडीज। क्लियर? क्लियर हुआ? मैं यहाँ पर फिर से आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपने देखा कि कहां पर हमें ग्रास लैंड्स हैं। जो ग्रास लैंड्स आपको कहाँ मिलते हैं? वेनेजुला और कोलंबिया, उसको आप क्या कहते हो? लॉस लियोनॉस, उसको हम कहते हैं। द ग्रास लैंड्स विच आर फाउंड इन 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 ट्रॉपिकल एरिया, पर्टिकुलरली वेनेजुला और और कोलंबिया, उसको हम ये बोलते हैं लॉस लियोनॉस। नेक्स्ट वी हैव पंपस। व्हाट इज पंपस? पंपस इज अगेन व्हाट वी कॉल एज ग्रासलैंड। अभी पंपस कहां पर? यहां पर आप देख रहे हो ना ग्रीन शेड, यस, दिस इज द ग्रीन शेड जो यहाँ पर आप देख रहे हो,
दिस इज कॉल्ड पंपस। ये पंपस है क्या? ये फर्टाइल लो लैंड, ये अपलैंड नहीं है, लो लैंड है, कवरिंग पार्ट्स ऑफ अर्जेंटीना, यूरुग्वाय एंड ब्राजील। गोया इसमें 3 कंट्रीज आते हैं। कितने कंट्रीज आते हैं इसमें? 3 कंट्रीज। इसमें आता है अर्जेंटीना, इसमें आता है यूरुग्वाय, इसमें आता है ब्राजील। क्लियर? ये आपका अर्जेंटीना है, ये आपका यूरुग्वाय है और ये आपका ब्राजील वाला पार्ट है। क्लियर? फिर यहाँ से आपको मिलता है अटलांटिक ओशन और यहाँ से आपको मिलता है अफ्रीका। यहाँ से आपको मिलता है व्हाट वी कॉल एज पैसिफिक ओशन। तो ये है एंडीज एंड पंपस। ये जो ये एरो आप देख रहे हो, ये एरो 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 ये जो देख रहे हो, व्हाट्स दिस? दिस इज एंडीज। हाँ, ये एरो वाले पार्ट जो हैं दे आर व्हाट वी कॉल एज एंडीज माउंटेन। लेकिन जो ग्रीन शेड आप देख रहे हो, इट इज व्हाट? इट इज कॉल्ड पंपस ग्रासलैंड्स एंड दे लाई इन द कंट्रीज कॉल्ड 3 कंट्रीज। वन इज कॉल्ड अर्जेंटीना, सेकंड इज कॉल्ड यूरुग्वाय, थर्ड इज कॉल्ड ब्राजील। तो ये किस कोस्ट पर है? इट लाइज ऑन द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। इट्स अटलांटिक ओशन। क्लियर? द क्लाइमेट इज टेम्परेट, यानी क्लाइमेट क्या है? टेम्परेट है। अब आप कहोगे सर टेम्परेट क्यों है? वो भी हम बात करेंगे टेम्परेट क्यों है। क्लियर? सो विथ precipitation evenly distributed throughout the year making the soil appropriate for agriculture। आपको यहाँ पर टाइम पर बारिश कैसे मिलती है? वो इस तरह की मिलती है जिस तरह यहाँ की लैंड जो है वो suitable बनती है for what we call as agriculture। क्लियर? अब frequent wildfires भी यहाँ पर होते हैं that only small plants such as grasses, flourish, trees are less common। आपको यहाँ पर जानना ये भी है कि आपने कभी सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हो, जंगलों को आग लगती है, तो यहाँ पर भी कभी कभार जंगलों में घास में खास तौर पर आग लगती है। फ्रीक्वेंट वाइल्ड फायर्स यहाँ पर लगी जब सूखा पड़ता है ना? जैसे आपने लास्ट टाइम लॉस एंजल्स में देखा, वहां पर कैसे फायर इतना फैल गया। लॉस एंजल्स में आपने कहीं जब ग्रास सूख गए होते हैं, जब ड्राइनेस आती है, उसके बाद कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं पर थोड़ी बहुत आग लगती है, वही आग फैल जाती है और वो बुश फायर बनती है। सो मरी कब बनता है? जब यहाँ पर पहले ड्राई होगा। अगर ड्राई फॉरेस्ट होगा, ड्राई ग्रासेस होंगे, फिर हमें मालूम है कि यहाँ पर आग लगनी ही लगनी है पूरे पूरे इलाके में। क्लियर? अब देखो यहाँ पर जो अर्जेंटीना के पंपस है उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 डिस्टिंक्ट जोन्स। एक होता है ड्राई जोन जो वेस्ट है, एंड सेकंड जो है दैट्स व्हाट ह्यूमिड जोन जो आपको ईस्ट में। क्लियर? वेस्ट एंड ईस्ट। सो अगर मैं अर्जेंटीना की बात करता हूँ, इफ दिस इज द कंट्री कॉल्ड अर्जेंटीना, एक को मैं वेस्ट में रखता हूँ, एक को मैं ईस्ट में रखता हूँ। क्लियर? सो वेस्ट वाला जो है दिस इज व्हाट वी कॉल एज ड्राई, और जो ईस्ट वाला जो है दैट्स व्हाट वी कॉल एज ह्यूमिड। यहाँ पर क्यों ड्राई है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू। सी जब यहाँ से हवाएं आती हैं, ये देखो, जब यहाँ से हवाएं आती हैं, कहाँ से हवाएं आती हैं? ये देखो, ये है हमारा एरिया। जब यहाँ से हवाएं आती हैं इधर से, जब यहाँ से हवाएं आती है, यस, जब हवाएं आती है तो यहाँ से ह्यूमिड तो होगा ही होगा, लेकिन ये हवाएं जब इधर की ओर पहुंचेंगे, वेस्ट की ओर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर ड्राई होगा। क्यों? क्योंकि रेनफॉल जो है वो तो इसी साइड से होगी जिस साइड से winds आएंगे। yes, yes, so the dry zone encompasses most La Pampa province is mainly barren and characterized by saline areas, brackish streams and sandy deserts। आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो ड्राई जोन है, ड्राई जोन समझते हो? ड्राई जोन का मतलब है जो ये खुश्क वाला एरिया है, जो वेस्ट वाला एरिया है, इसमें आता है मोस्टली ला पंपस प्रोविंस। किसकी? अर्जेंटीना की। जो बैरन है, बैरन लैंड है, बंजर है, इसमें सलाइन एरियाज हैं, ब्रैक स्ट्रीम्स हैं, सैंडी डेजर्ट्स हैं, लेकिन जो ह्यूमिड जोन है विच इंक्लूड्स ब्योंस आयर्स प्रोविंस, ये किसकी प्रोविंस है? अगेन अर्जेंटीना की। इसमें आपको मिलता है टेम्परेट, वेल वाटर्ड एंड इकोनॉमिकली वाइटल, बीइंग द कंट्रीज मोस्ट पॉपुलेट एरिया। ऑब्वियसली पॉपुलेशन कहाँ पर ज्यादा रहेगी? जहां पर फैसिलिटीज होंगी, जहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, जहां पर बारिश अच्छी होगी, जहां पर रिवर्स होंगे, जहां पर मार्केट होगा, जहां पर इंडस्ट्रीज होंगे, जहां पर अल्टीमेटली आउटपुट होगा, ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन भी वहां ही ज्यादा होगी। क्लियर? अंडरस्टूड? यस। नाउ द सेकंड फिजिकल फीचर जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दैट्स ग्रैंड चैको। व्हाट्स ग्रैंड चैको? ग्रैंड चैको की अगर हम बात करते हैं, ये एक सेमी एरिड लो लैंड है। इट इज नॉट हाई लैंड,
इट इज सेमी एरिड। सेमी एरिड क्या होता है? जिसमें ना तो आपको कंप्लीटली ड्राई मिलता है, ना तो आपको कंप्लीटली वेट मिलता है, जहां पर आपको मिक्स मिलता है, यानी आपको ड्राई भी थोड़ा होगा, वेट भी थोड़ा होगा, हाँ, तो उसको हम कहते हैं सेमी एरिड। याद रखना, इट इज सेमी एरिड। क्लियर? इट इज व्हाट? सेमी एरिड। अब ये ग्रैंड चाको इज अ सेमी एरिड लो लैंड बिटवीन पैराग्वे रिवर एंड द एंडीज। ये जो आपको यहाँ पर एंडीज मिलते हैं, है ना, और जो ये आपको पैराग्वे जहाँ पर मिलता है, इनके दरमियान जो आपको क्या मिलता है, एक जियोसिंक्लाइन formed by subsidence between the Andes, Cordillera and the Brazilian highlands। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर आपको ब्राजीलियन हाईलैंड्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पर आपको मिलते हैं एंडीज, है ना। तो दिस इज व्हाट? दिस इज एंडीज। एंडीज के दरमियान और ब्राजीलियन हाईलैंड के दरमियान आपको मिलता है लो लैंड एरिया। और ये लो लैंड क्या है? ये सेमी एरिड है, ड्राई भी नहीं है, वेट भी नहीं है, मिक्स ऑफ बोथ जो है वो, उसी को हम कहते हैं सेमी एरिड। क्लियर? Filled with alluvium debris. It is primarily the alluvial sedimentary plains shared among Paraguay, Bolivia and Argentina। ये देखो, ये है आपका अर्जेंटीना, है ना, अर्जेंटीना, ये है आपका पैराग्वे। क्लियर? क्लियर? और ये है आपका व्हाट वी कॉल एज बोलोविया। ये है बोलोविया। क्लियर है ना? अंडरस्टूड हुआ? यस। सो बोलोविया इसमें आता है, पैराग्वे इसमें आता है, और अर्जेंटीना भी इसमें आता है। तो जो ग्रीन शेडेड कलर आप देखते हो, दिस बिकम्स ग्रैंड चैको। याद रखना, दिस बिकम्स व्हाट? ग्रैंड चैको। एक साइड से आपको आता है एंडीज, एक साइड से आपको आता है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। उन दो के दरमियान अगर हम देखते हैं ग्रीन शेड एरिया, इसमें बोलोविया आता है, पैराग्वे आता है, और साउथ में अर्जेंटीना आता है। और ये एलुवाइल सेडिमेंट्री यहाँ पर है, क्योंकि रिवर्स बह रहे हैं, रिवर्स लाते हैं हर साल मटेरियल। ओके, सो ग्रैंड चैको एक ट्रांसवर्स है, इज अ ट्रांसवर्स बाय टू परमानेंट रिवर्स, द पिलकोमायो and the Bermejo, which flows southeast and from the Andes to the Paraguay River। तो यहाँ पर अगर आप ये याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे, लेकिन जो पहला वाला पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पर समझना है, और जरूरी समझना है, याद भी करना है, याद रखना भी है। ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ देखते हो, नहीं, बल्कि आप इसको आंखों से याद रखो। क्लियर? आंखों से याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ लेट्स पे अटेंशन अगेन। सो द चाको जो है इज वन ऑफ साउथ अमेरिकाज लास्ट एग्रीकल्चरल फ्रंटियर। यानी यहाँ पर आपको ये वाला लास्ट में आपको एग्रीकल्चर यहाँ से होता है, उसके बाद एग्रीकल्चर होता है, लेकिन वो उस स्केल पर नहीं होता है जिस स्केल में यहाँ तक आपको एग्रीकल्चर मिलता है। Is South America's last agriculture frontier agriculture expansion has made it one of the most deforested areas on the planet। क्यों? क्योंकि उसके बाद एग्रीकल्चर होता ही नहीं, जहां पर आपको पता है कि लैंड ऐसी है जहां पर एग्रीकल्चर नहीं होगा, लेकिन जहां पर आपको पता है कि यहाँ तक एग्रीकल्चर हो सकता है, वहां पर आप फुल्ली क्या कर सकते हो? एग्रीकल्चर कर सकते हो। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दैट्स व्हाई। ओके, उसके बाद वी हैव Patagonia। What's Patagonia? Patagonia is a sparsely populated region। यानी यहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन है। ये जो शेड एरिया है ना, ये जो पेटागोनिया है, ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी यहाँ पर कम पॉपुलेशन है। इन साउथ अमेरिका सदर्न एंड। ये साउथ अमेरिका का, अगर ये सारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का सदर्न एंड, एंड कहाँ हो गया? बाय दिस इज द सदर्न एंड। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? ये आपको यहाँ पर समझना होगा कि साउथ अमेरिका का सदर्न एंड नीचे कहां पर है, नीचे कहां पर है? बिल्कुल ये है यहाँ पर। क्लियर? अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट यू हैव टू, हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? ओके, नाउ पे द अटेंशन। ये भी एक सेमी एरिड स्क्रब प्लेट्यू है इन अर्जेंटीना एंड चिली। तो इसमें दो कंट्रीज आते हैं, एक तो यहां से आता है थोड़ा सा चिली का एरिया, और यहां से आता है अर्जेंटीना का एरिया। दो कंट्रीज इसमें आते हैं, मेनली इसमें आता है अर्जेंटीना, बाय द वे, मेनली इसमें आता है अर्जेंटीना, और थोड़ा बहुत आता है चिली का एरिया। क्लियर? कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेपी एंड डेजर्ट लैंडस्केप। क्लियर? इसमें स्टेपी है, लैंड मास है, इसमें डेजर्ट रीजन है। ओके, एंडीज बाउंड इट ऑन द वेस्ट। ग्रेट, एंडीज यहां से है ही है ऑन द वेस्ट। ओके, द कोलोराडो रिवर टू द नॉर्थ। यहां से एक रिवर है, दैट्स कॉल्ड कोलोराडो रिवर। ओके, Colorado River to the north, the Atlantic to the east, ये है Atlantic to the east, Pacific to the west, this is simple, and the state of Magellan to the north।
यहाँ पर आपको मिलती है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, है ना, टू द साउथ, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन टू द साउथ। ये आपको यहाँ पर समझना है कौन सी चीज कहाँ पर है। जो ये कोस्ट ऑफ पैटागोनिया है इज कंपोज्ड ऑफ हाई क्लिफ्स separated from the sea by narrow coastal plains. Simple. The region has lakes, fjords, ये physical feature है, glaciers in the west. Glaciers in the west कहाँ से होगा? यहाँ से होगा. Glaciers in the west. And deserts and steppes to the east. Desert आपको इस साइड से मिलेगा, glacier आपको इस साइड से मिलेगा. Clear? In the 19th and 20th centuries, sheep farming expanded across the Patagonian grasslands. जितनी भी यहाँ पर पैटागोनियन में ग्रासलैंड्स हैं वहां पर 19th एंड 20th सेंचुरी में हमने शीप रेयरिंग यहाँ पर की। उससे पहले यहाँ पर कोई भी शीप रेयरिंग यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए ये बन गए सदर्न रीजन जो है अर्जेंटीना का और चिली का बन गया वर्ल्ड्स फॉर मोस्ट शीप फार्मिंग एरियाज। तो यहाँ पर आप जो शीप फार्मिंग करते हो ये आप छोटे स्केल पर नहीं बल्कि आप इसको करते हो लार्ज स्केल पर, आप इसको क्या करते हो, आप इसको यहाँ पर रेयरिंग करते हो, जहां पर आप एक्सपोर्ट भी करते हो दुनिया के बाकी कंट्रीज में। तो याद रखना किस साइड से एंडीज है, किस साइड से मैगेलन स्ट्रेट है, किस साइड से कोलोराडो रिवर है, किस साइड से अटलांटिक ओशन है, किस साइड से पैसिफिक ओशन है, मैगेलन स्ट्रेट कहाँ पर है, ड्राई किस साइड से है, डेजर्ट ग्लेशियर्स किस साइड से हैं, और कब से हमने यहाँ पर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स किया, पर्टिकुलरली शीप, और ये बन गया दुनिया का बहुत बड़ा सेंटर जहां से हम रेयरिंग करते हैं शीप का at a large scale जहां से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं to the foreign countries. Clear? Now we have some deserts also, like the popular desert is Atacama Desert. We have अभी आपने देखा कि Patagonian Desert, उसके बाद आप देख रहे हो Salar de Uyuni Desert, then we have Caatinga Semi-Arid Desert जो आपको ब्राजील के ईस्ट साइड से आपको मिलता है। क्लियर? जिसमें आपको खास तौर पर दो याद होने हैं, एक है अटाकामा डेजर्ट, एक है पैटागोनियन डेजर्ट। दे आर टू डेजर्ट जो आपको याद होना लाजमी है। चलिए हम बात करते हैं अटाकामा डेजर्ट की। क्लियर? अब अगर हम अटाकामा की डेजर्ट की बात करते हैं, इट्स आल्सो नोन एज पेरुवियन डेजर्ट, याद रखना। हालांकि पेरू में इसमें बहुत कम एरिया आता है, क्लियर, इसमें चिली का एरिया ज्यादा आता है, इसमें बोलिविया का एरिया आता है, इसमें थोड़ा अर्जेंटीना का भी एरिया आता है, लेकिन by some reason it's also called as what, Atacama Desert or Peru Desert is one of the driest place on the earth. I'm not saying this is the driest place on the earth, it's one of the driest place on the earth. इसमें क्या क्या आता है? It consists of salt plains at the foot of the coastal mountains and alluvial plains that slopes from the Andean foothills. यहाँ पर देखो, इसमें पेरू का भी हिस्सा आता है, यस, इसमें बोलिविया का भी हिस्सा आता है, यस, इसमें अर्जेंटीना का भी हिस्सा आता है, यस, और इसमें चिली का भी हिस्सा आता है, यस, पर प्राइमरली इसको हम किस नाम से जानते हैं? एटाकामा तो है ही है, पर इसको हम पेरुवियन डेजर्ट भी कहते हैं। तो किस किस कंट्री ये आता है आप खुद देखो, इसमें पेरू भी आता है ना, इसमें पेरू भी आता है, इसमें बोलिविया भी आता है, ओके, गॉट द आइडिया, इसमें अर्जेंटीना भी आता है, ओके, इसमें चिली भी आता है। तो ये सारी कंट्रीज जो है 1 2 3 4 कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस, व्हाट मेक्स इट सो ड्राई? ये क्यों ड्राई है? अगर आपने ये भी लिखा इट इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस इन द ऑन द अर्थ, व्हाई? क्योंकि यहाँ पर है सबसे पहला है ऑफ श्योर विंड्स। ये ऑफ श्योर विंड्स क्या होते हैं? जब विंड्स यहाँ से आते हैं तो बारिश कहाँ करेंगे? बारिश कहाँ करेंगे? बारिश करेंगे ना वो इस साइड से, ईस्ट कोस्ट से बारिश करेंगे। जो ही विंड आगे आगे जाएंगे ना, इनमें मॉइस्चर कम होता जाएगा। फिर जब विंड्स यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर रेनफॉल अल्टीमेटली नहीं होगी। अब आप कहोगे सर यहाँ पर रेनफॉल क्यों नहीं आती? नहीं, नहीं, अगर आपको इसके लिए आपको समझना होगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसमें आपको समझना होगा मॉनसून, इसमें आपको समझना होगा जो जो ट्रेड विंड्स हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इस वाले एरिया में। इसीलिए आपको अगर वो डायरेक्शन यहाँ से होती ना, फिर यहाँ से डेजर्ट होता। अब डायरेक्शन यहाँ से है तो इसलिए यहाँ से डेजर्ट है, हो गई ऑफ श्योर विंड्स। देखो यहाँ हो गई ऑन शोर, क्या हो गई? ऑन शोर। यही विंड्स यहाँ पहुंचते पहुंचे क्या बन गई? ऑफ शोर। क्लियर? एब्सेंस ऑफ वेस्टर्लीज, यहाँ पर वेस्टर्लीज नहीं है, वेस्टर्लीज है नीचे, वेस्टर्लीज नीचे है ना, वेस्टर्लीज नीचे है, तो हो गया ये भी। क्लियर? ड्राई सब्सटेंस काज्ड बाय द साउथ पैसिफिक हाई प्रेशर सेल्स, तो जो साउथ पैसिफिक है
यहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर। देखो लो प्रेशर जहां पर बनेगा, याद रखना, जहां पर एलपी बनेगा वहां ही राइजिंग होगी, याद रखना, जहां पर राइजिंग होगी वहां ही कंडेंस होगा, जहां पर कंडेंस होगा वहां ही क्लाउड्स होंगे, जहां पर क्लाउड्स होंगे वहां पर ही रेनफॉल होगा। क्लियर? लेकिन जहां पर एचपी होगा वहां पर सिंकिंग होगी। लेकिन सिंकिंग किस चीज की होती है, वो होती है कोल्ड एयर की। कोल्ड एयर में मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए कोई कंडेंस नहीं, कोई क्लाउड्स नहीं, कोई बारिश नहीं। इसीलिए यहाँ से क्या है, हाई प्रेशर सेल्स अगर यहाँ पर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ठंड होगी। क्लियर? द कोल्ड हमबोल्ट करंट, हाँ यहाँ से आती है करंट, दैट्स कॉल्ड कोल्ड हमबोल्ट करंट एंड अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर ड्यू टू वाटर सर्कुलेशन। आपको पढ़ना है इसके लिए एल निन्यो, एल निन्यो, ला निना आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एक कोल्ड करंट आती है, प्यूरो करंट, और जब प्यूरो करंट आती है वो कोल्ड है, उसके बाद कोल्ड में कोई मॉइस्चर है ही नहीं, वो वार्म में मॉइस्चर होता है, यहाँ पर कौन सी रेनफॉल होगी। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके घर में कोई टब है, ये मान लो टब है, यहाँ से पानी इधर चला गया, क्लियर, यहाँ वैक्यूम बना, यहाँ वैक्यूम बना, ये वैक्यूम कौन फिल करेगा, इसको डीप वाटर फिल करेगा, उस डीप वाटर का ऊपर आने को हम कहते हैं अपवेलिंग। समझ आया? जब ऊपर से पानी ऐसे जाएगा, यहाँ पर खाली बना, पर खाली खाली नहीं रहेगा, ये फिल हो जाएगा, इसको फिल कौन करेगा, इसको फिल करेगा डीप वाला वाटर। जब डीप वाला वाटर फिल करेगा तो याद रखना इस बात को, वो डीप वाटर जब नीचे से ऊपर आएगा वो कौन सा पानी होगा, ठंड ठंड की गर्म। अगर वो गर्म होता फिर यहाँ पर मॉइस्चर जरूर होता है, लेकिन डीप वाटर हमेशा ठंड होता है, इसीलिए ऊपर जाके जब वो पानी ऊपर आएगा तो समझ लेना कि वो भी ठंड है, ऊपर कोल्ड करंट है, ठंड है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं होगी। द मोस्ट एरिड रीजन इज बिटवीन एंडीज एंड द चिलियन कोस्ट रेंज। ये एंडीज है और चिलियन कोस्ट, ये सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है, एरिड मिलता है। समझ आया? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? ओके, नाउ पे अटेंशन। अभी आपने देखा वी हैव पैटागोनियन डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन अर्जेंटीना। हाँ अभी आपने देखा डेजर्ट इधर भी था ना, इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था, ये डेजर्ट था, पर हम इसको नहीं कहते हैं लार्जेस्ट, दिस इज नोन एज लार्जेस्ट। जो पैटागोनियन डेजर्ट आपको कहाँ मिलता है, एक तो आपको अर्जेंटीना में है ही है ये, लेकिन साथ साथ में आपको चिली में भी इसका थोड़ा सा एरिया आता है, दोनों साइड से इसका एरिया है। सो इट इज लोकेटेड primarily in Patagonia, southern Argentina, and is bounded by the Andes to the west and the Atlantic Ocean to the east. देखो यहाँ से आपको एंडीज है, यहाँ से आपको अटलांटिक ओशन है, ओके, ये आपको याद रखना होगा। ओके, द डेजर्ट टोपोग्राफी इज कैरेक्टराइज्ड by alternating table land and massifs dissected by rivers and canyons। याद रखना, इस जब आप इस एरिया से जाओगे तो आपको अलग अलग दिखेगा। वाई अलग अलग दिख रहा है ये, बिकॉज ऑफ कैनियंस एंड रिवर वैलीज। रिवर वैलीज और कैनियन ने इसको क्या किया, अलग अलग हिस्से किए हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। क्लियर? shrubby and herbaceous plant species आपको यहाँ पर मिलते हैं, ओके, dominated by central part of the Patagonian steppe. In the western area, where precipitation is higher, bushes give way to grasses। तो आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, आपको यहाँ पर grasses भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, ये सारे एरिया में ग्रासेस नहीं है, इस साइड आपको यहाँ पर ग्रासेस हैं, क्लियर, पर क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ पर डेजर्ट क्यों है। ये डेजर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिंकिंग ऑफ एयर है, याद रखना, सिंकिंग ऑफ एयर जहां पर भी होगी वहां पर ऑब्वियसली नो रेनफॉल होगी, इसलिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा। क्लियर? अंडरस्टूड? लिखा? नाउ अगर मैं यहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज के बारे में बात करता हूँ, ये देखो, ये भी एक लेक है जो वेनेजुला में है, यस और नो, ये भी एक लेक है जो बोलिविया, पेरू वगैरह के कोस्ट पर है। अगर मैं ऊपर की लेक की बात करता हूँ, इट इज कॉल्ड लेक मराइकाबो, इट्स कॉल्ड व्हाट, लेक मराइकाबो। अगर ये लेक मराइकाबो है तो ये कौन सा लेक है फिर, इट इज लेक टीटीकाका। ठीक है ना? कल आपको ऑर्डर करना होगा ना कि कहाँ है, देखो जो टीटीकाका है, लेक टीटीकाका आपको इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। समझ आया?
क्लियर हुआ? अब देखो, इसमें आता है आपका पेरू भी इसमें आता है इस ट्रॉपिकल एरिया में। इसमें आपका आता है बोलिविया भी, आता है कि नहीं आता है? ब्राज़ील भी मेजर एरिया आता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत कोलंबिया भी आता है और इक्वेडर भी आता है। अगर हम सारा देखेंगे, सारा इसमें आता है पेरू, पूरी कंट्री इसमें पेरू आता है, ये है पेरू। सेकंडली आपको इसमें आता है ये जो यहाँ पर है, दिस इज़ कॉल्ड बोलिविया। अब ये है लेक, दैट्स कॉल्ड लेक टिटिकाका, जो इसके बीच में आता है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। क्लियर? अच्छा, ये इक्वेटर किस-किस कंट्री से जाता है? यू शुड नो इट। इट गोज़ थ्रू द यहाँ पर है गैलापागोस आइलैंड जो इक्वेटर को पास करती है, इधर से भी जाती है, इक्वेटर से भी जाती है, कोलंबिया से भी जाती है ना? वेनेजुला से नहीं जाती है। कल ये सवाल आएगा, इक्वेटर ये है इक्वेटर। उसके बाद किसी भी कंट्री से नहीं जाती सिवाय ब्राज़ील। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, तो ये सबसे पहले चिली से जाती है, उसके बाद अर्जेंटीना से जाती है, उसके बाद पैराग्वे से जाती है, उसके बाद अगेन ब्राज़ील से जाती है। इसका मतलब ये भी निकला कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये दोनों के दोनों इस वाले कंट्री से पास होते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? लेट्स अंडरस्टैंड। जो लेक टिटिकाका है, ये है लेक। देखो यहाँ है बोलिविया, यहाँ है पेरू। इन 2 के दरमियान वी हैव अ लेक, बहुत ही बड़ा लेक है बाय द वे, ये बहुत ही बड़ा लेक है। दिस लेक इज़ नोन एज़ लेक टिटिकाका। अब ये क्या है? ये लेक टिटी इज़ अ लार्ज, डीप fresh water lake in the Andes on the border of Bolivia and Peru. तो 2 कंट्रीज़ के दरमियान ये है। कितनी कंट्रीज़ के दरमियान? बोलिविया, ये है बोलिविया, ये है पेरू। इन 2 के दरमियान आपको मिलता है व्हाट वी कॉल एज़ लेक। अब लेक जो है, मगर याद रखना इक्वेटर इसके ऊपर से है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके नीचे से है। तो इनके दरमियान ये लेक आती है। इट्स ऑफन कॉल्ड एज़ हाईएस्ट, हाईएस्ट नेविगेबल लेक माना जाता है इसको ग्लोबली। हाईएस्ट मगर नेविगेबल, आई एम नॉट सेइंग हाईएस्ट लेक, हाईएस्ट है पर साथ-साथ में नेविगेबल भी है, जहाँ पर आप इसमें किश्तियाँ वगैरह शिप्स जो हैं वो चला सकते हो। बाय वॉल्यूम of the water and by surface area, it is the largest lake in South America. सरफेस एरिया के हिसाब से भी, यानी इसका एरिया जो है उसके हिसाब से भी, और जितना पानी इसमें है यानी वॉल्यूम के हिसाब से भी, दोनों हिस्सों में ये सबसे बड़ा माना जाता है। क्लियर? क्लियर? उसके बाद उसके बाद वी हैव लेक मराइकाबो। व्हाट इज लेक मराइकाबो? लेक मराइकाबो जो है ये आपको यहाँ पर समझना होगा। लेक मराइकाबो वेनेजुला में है, क्वेश्चन आ सकता है। गल्फ ऑफ वेनेजुला में है, यस और नो? ये आपको यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल जो लेक मराइकाबो है, ये एक ब्रैक्सटाइडल बे है इन वेनेजुला। कल सवाल आ सकता है, ये है एक बे, है ना? देखो एक बे है, ओके। उसके बाद एन इनलेट ऑफ कैरिबियन सी, ये है असल में कैरिबियन सी। यहाँ से आपको ये इनलेट है कैरिबियन सी का, मगर ये क्या है? ये है गल्फ ऑफ वेनेजुला। लेक मराकाबो हैज लार्जर सरफेस एरिया देन लेक टिटिकाका, बट इट इज अ टाइडल बे नॉट लेक। हाँ, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। तो ये नहीं माना जाता है एज लेक, इसको माना जाता है एज टाइडल बे। तो इसका एरिया अगर ज्यादा ही है लेक टिटिकाका से, पर वो लेक है, ये लेक नहीं है। हम लिखते हैं इसको लेक, बट एक्चुअली इट इज व्हाट? इट इज टाइडल बे, नॉट व्हाट? नॉट लेक। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट एंड मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन। ये देखो यहाँ पर आपको बहुत, ये है ना वेनेजुला, ये ऐसा इलाका है जहां पर आपको बहुत पेट्रोलियम जो है वो यहाँ पर निकलता है। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आया? क्लियर ये बात है? ओके, नाउ पे द अटेंशन। देन वी हैव वन मोर पॉइंट। अच्छा, और एक चीज मेरा एक जहन में सवाल है, आप मुझे बताओ, ये जो गल्फ ऑफ वेनेजुला है या कैरिबियन सी है, यहाँ पर क्या है? ये कौन सी स्ट्रेट है? ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ये आप ढूंढे घर में। ये होमवर्क है आपके लिए। कौन सी ऐसी स्ट्रेट है, कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है जो लेक मरेकाबो को किसके साथ जोड़ती है? गल्फ ऑफ वेनेजुला के साथ, या आप सिंपली कहेंगे कैरिबियन सी के साथ। पर याद रखना ये एंटायरली लाई करती है इन द कंट्री कॉल्ड वेनेजुला। वेनेजुला न्यूज़ में था, सो एक्सपेक्टेशन ये है कि क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? अंडरस्टूड? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, क्या डज
Orinoco river flows into it. क्या Orinoco river इसमें जाता है? You should know it. Clear? Understood? This is how you have to understand कि कैसे हमें पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है. Clear? So all the things you have to understand. Now, अब हमें पढ़ना है पनामा. So जो आप ये ग्रीन कलर देखते हो, सारा जो ये आप मामलात यहाँ पर देख रहे हो, this ये जब सारा यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पनामा. अब देखो ये पनामा एक इस्थिमस से एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है, जो ये कौन सी कंट्री है? ये है कोस्टारिका. और ये कौन सी कंट्री? यहाँ पर है कोलंबिया. जो कोलंबिया को कोस्टारिका से के साथ जोड़ती है, या मैं ये भी कह सकता हूँ असल में जो साउथ अमेरिका को जोड़ती है विथ व्हाट? नॉर्थ अमेरिका के साथ. So that is what we call as isthmus. So Panama Canal is a lock-based waterway that links the Atlantic and the Pacific Ocean. ये क्या है भाई? ये है अटलांटिक. ये क्या है? ये है पैसिफिक. इन दो को मिलाने के लिए अगर आप देखते हो वी हैव अ कैनाल. अच्छा, वी आर द नैरो isthmus ऑफ पनामा. इस सब को हम कहते हैं isthmus. व्हाट्स isthmus? पहले आप समझ दो. isthmus जो है ये वर्ड अपोजिट है. किसको? किसको अपोजिट वर्ड है? isthmus is the word which is opposed to strait. Now what is strait? Strait एक नैरो वाटर बॉडी होती है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, पर दो लैंड मास को अलग करती है. उसका अपोजिट क्या है? isthmus. isthmus क्या करता है? ये दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करती है, पर दो बड़े वाटर बॉडीज को क्या करती है? अलग करती है. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ अमेरिका इज अ बिग लैंड मास, साउथ अमेरिका इज आल्सो अ बिग लैंड मास. यस और नो? अब इन दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या मिला है? यू हैव पनामा. यस और नो? यू हैव पनामा. पनामा इज व्हाट? isthmus. It saves ships. It saves what? Ships traveling between US coast 15,000 kilometers and reduces this distance between North America and South America by 6,500 kilometers. आप देखो यहाँ से करते करते यहाँ से जाना होगा, फिर यहाँ आना होगा, या यहाँ से करते करते यहाँ से जाना होगा. अब यहाँ के लोग सीधा यहाँ से आते, यहाँ के लोग सीधा यहाँ जाते हैं. क्लियर? सो ये क्या किया है इसने? इसने ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम की है. क्लियर? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? नाउ उसके बाद और भी कुछ फिजिकल फीचर्स हैं जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है. और भी फिजिकल फीचर्स हैं जो जानना बहुत ही जरूरी है. क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक ऑफ द एनी कॉन्टिनेंट. क्लियर? क्लियर? फॉर एग्जांपल वी हैव एंटीप्लानो. ये एंटीप्लानो है क्या? ये है वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्लेटो आफ्टर तिब्बत. सो तिब्बत आपको कहाँ मिलता है? यू गेट तिब्बत वायर. यू गेट तिब्बत जो है ये यू गेट इन चाइना. यस और नो? जो नॉर्थ ऑफ जो लाइक करता है नॉर्थ ऑफ व्हाट? नॉर्थ ऑफ हिमालयस. यस और नो? हिमालय के नॉर्थ में जो आपको तिब्बतन प्लेटो के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं, Altiplano is the world's second largest plateau after Tibet, spanning southern Peru, western Bolivia, southern Peru. ये है पीरू. ये देखो ये है पीरू. ये है पीरू. पीरू का सदर्न हिस्सा आ गया ना ये. यस. मगर मगर क्या? वेस्टर्न बोलोविया. ये कंट्री जो सारी है, ये कंट्री जो सारी है, दिस इज कॉल्ड वेस्ट ऑफ व्हाट? बोलोविया. विद पोर्शन ऑफ चिली. थोड़ा बहुत ये है चिली. ये है चिली. चिली का थोड़ा सा एरिया आता है. ओके. एंड अर्जेंटीना. और यहां से अर्जेंटीना भी आता है, ये थोड़ा सा. क्लियर? इट इज लोकेटेड at an average elevation of 12,000 feet within Andes Mountains. ये आपको एंडीज माउंटेन में ही मिलता है और इसकी हाइट जो है दैट इज 12,000 फीट. मीटर नहीं है ये, 12,000 फीट. क्लियर? तो इसमें आप देखो खुद ही कितने कंट्रीज आते हैं. पीरू भी आता है, चिली भी आता है, अर्जेंटीना भी आता है और बोलोविया भी आता है. क्लियर? So plateau formed when the Pacific Ocean floors
collide with the South American, creating parallel Andes range within the basin between them. ये कब बना? जब पैसिफिक ओशन प्लेट जो है और जो साउथ अमेरिकन प्लेट जो है ये जब आपस में टकराए, उसके बाद जब एंडीज बना और साथ साथ में आपको क्या बना ये पहाड़ों में आपको एक प्लेट्यू भी बन गया. दैट प्लेट इज नोन एज अल्टीप्लेनो. ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन एरा, ये एरा क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया है. प्लीज अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है इस बात को लेके, व्हाट्स एरा, इपॉट्स, इरा, इयॉन्स है ना, एड्स, ये आप मेरे पहले वाले लेक्चर देखो, वहां पर आपको ये जरूर कंफर्म होगा कि मैं पढ़ रहा हूं तो क्या पढ़ रहा हूं. ओके. ड्यूरिंग ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन एरा द बेसिन कंटेन्ड न्यूमरस pluvial lakes, most of which have disappeared except लेक टिटिकाका. सो ये आपको वहां पर मिलता है जहां पर हमें बहुत सारे लेक्स हुआ करते थे, लेकिन लगभग सारे डिसअपियर हो गए हैं. उनमें से एक बचा हुआ है, दैट इज द लेक टिटिकाका. The evaporation of these ancient lakes created massive salt deposits including Salar de Uyun. मतलब क्या है इसका कि बहुत सारी गर्मी यहाँ पर है, ट्रॉपिकल एरिया है, तो इवेपोरेशन होगी, तो उसके बाद इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, प्योरिटी जो है ना, प्योर वाटर वो निकल जाता है, और उसके बाद आपको पता है कि जो ही पानी निकल जाता है उसके बाद वहां पर साल्ट रहता है, तो वो आपको यहाँ पर मिलते हैं. लगभग सारे लेक्स ड्राई हुए हैं, एक बच्चा है उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज बोलोविया. सॉरी, दैट इज व्हाट यू कॉल एज टिटिकाका, जो बोलोविया और पेरू के दरमियान है. क्लियर? अब ये है massive salt deposits including Salar de Uyuni, है ना, ये क्या है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्ट फ्लैट है, लोकेटेड इन बोलोविया. इट इज द almost 100 times larger than the Utah Bolivian salt flats. बस आप ये बात याद रखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्ट फ्लैट जो है वो क्या है, वो यही है, मगर इट लाइज इन द कंट्री कॉल्ड व्हाट, बोलिविया. क्लियर? द फ्लैट remarkable surface is so level that NASA used it to calibrate satellite equipments. हाँ, बहुत ही important. The flat's remarkable surface is so level, इतनी इसकी लेवल है कि नासा इसको यूज करता है इस कैलिब्रेट सैटेलाइट के इक्विपमेंट्स के लिए. क्लियर? सो ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जब यहाँ पर खुश्क मौसम होता है, जब रेनफॉल नहीं होती है, यानी कहां से कहां तक, मई से लेके अक्टूबर तक, यानी अब मई चल रहा है, अक्टूबर तक यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी. जो सोडियम क्लोराइड क्रस्ट है which is over 10 meters deep is in some areas appears cracked. यानी जो यहाँ पर खुश्क का मौसम होता है, कोई रेनफॉल नहीं होती है, उस वक्त जो वहां का लेयर जो ऊपर दिखता है आपको, वो है मोस्टली ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रस्ट. जो ही यहाँ पर ड्राई होता है, खुश्क होता है, कोई बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या पैदा होते हैं, यहाँ पर उसमें दरारें पैदा होते हैं. क्लियर? क्रैक्स पैदा होते हैं. क्लियर? क्रैक्स पैदा होते हैं. A thin layer of water covers the surface in the rainy season, नवंबर टू अप्रैल. हाँ, अब जब बारिश होगी, जहां पर बारिश होगी वो होगा नवंबर से लेके अप्रैल तक, यानी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक ड्राई. यहाँ देखो, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आपको क्या मिलेगा, यू गेट ड्राई. लेकिन नवंबर से लेके अप्रैल तक जो आपको मिलेगा, यू गेट वेट, दैट मीन्स रेनफॉल. क्लियर? अंडरस्टूड? क्रिएटिंग ए रिफ्लेक्टिव इफेक्ट that merges the sky with the land. ये रिफ्लेक्ट इफेक्ट हमें आंखों से ना लग रहा है कि बिल्कुल ये मिला हुआ है किसके साथ, स्काई के साथ. ये साइंस का टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें से हम इस चीज को डिस्कस करेंगे इन फुल डिटेल. While traditionally visited only by the salt gatherers, पहले यहाँ पर सिर्फ एक काम के लिए आते थे, सिर्फ हम साल्ट को गैदर करते थे, और एडवेंचर टूरिस्ट नहीं, एडवेंचर टूरिस्ट. एक होता है कि आप नॉर्मली कहीं जाते हो, दूसरा होता है कि एडवेंचर जो होता है, एडवेंचरस जो होता है, जो पहाड़ों पर जाता है. हाँ, सब पहाड़ों पर नहीं जाते ना, सब पहाड़ों के पीछे जो लेक्स होते हैं वहां देखने के लिए जाते हैं, लेकिन सब नहीं जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं एडवेंचर टूरिस्ट. द एरिया इज नाउ गेनिंग द ग्लोबल अटेंशन ऑफ हाउसेस वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम. पहले सिर्फ हम जाते थे साल्ट गैदर करने के लिए, पहले हम कुछ लोग जाते थे एज ए टूरिस्ट बनने के लिए, यानी एडवेंचर टूरिस्ट, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पर ग्लोबल अटेंशन चला गया. क्यों चला गया? बिकॉज ऑफ वन रिसोर्स, बिकॉज ऑफ वन मिनरल. हम मिनरल तो यही नहीं है, मिनरल तो और भी हैं, लेकिन जो ज्यादातर यहाँ पर पाया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लिथियम.
लिथियम आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा निकलता है। क्लियर, अंडरस्टैंड हुआ? ओके, नाउ वी हैव इगुगु फॉल्स। ये क्या है? व्हाट आर दिस फॉल्स? ये सीरीज ऑफ कैटरैक्ट्स हैं लोकेटेड ऑन द इगुका रिवर नियर इट्स कन्फ्लुएंस विद द आल्टो paraná रिवर ऑन द अर्जेंटीना ब्राजील बॉर्डर। ये है अर्जेंटीना, ये है ब्राजील। हियर वी हैव इगुगु फॉल्स। अब यहाँ पर समझो ये क्या है। ये कैटरैक्ट है। व्हाट्स कैटरैक्ट? एक होता है रैपिड, एक होता है कैटरैक्ट, एक होता है वाटरफॉल। मैं यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रैपिड लिखता हूँ, रैपिड्स, फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है और ये अनइक्वल रेजिस्टेंस ऑफ रॉक है। जब ऊपर से पानी आया, जब ऊपर से पानी आया, यहाँ पानी पहुंचते ही उसने क्या किया? यहाँ पानी पहुंचते ही उसने क्या किया? उसने जंप किया। सो इसने क्या किया? इसने किया जंप। इसको हम कहते हैं रैपिड। लेकिन कैटरैक्ट किसको कहते हैं? नाउ पे अटेंशन, व्हाट इज कैटरैक्ट एक्चुअली? जो कैटरैक्ट है ना, कैटरैक्ट का मतलब ही यही है, पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर फर्क। जब यहाँ पर ये पहाड़ है ना, थोड़ा ज्यादा डायमेंशन है किसका? अनइक्वल रेजिस्टेंस ऑफ रॉक्स है। यहाँ पर एक कम अनइक्वल, कम डायमेंशन है इसका। जहां पर ज्यादा डायमेंशन होगा, अब पानी आएगा, अब ज्यादा ही जंप करेगा। यहाँ पर जो जंप है, मगर वो जंप है मोर जंप। यहाँ पर जंप है पर लेस जंप है। सो ये है लेस, आई वुड से लेस क्या? ये लेस डायमेंशन। ये क्या है? दिस इज व्हाट वी कॉल इज मोर व्हाट? मोर डायमेंशन। समझ आया? लेस डायमेंशन एंड मोर डायमेंशन। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? सो ये बात याद, लेस डायमेंशन और मोर डायमेंशन। क्लियर? क्लियर, अंडरस्टूड हुआ? ओके। द फॉल्स फॉर्म इन elongated horseshoe. व्हाट्स इन horseshoe? horseshoe होता है ऐसे, ऐसे horseshoe shape। हाँ, the river plunges over an escarpment creating around 275 separate waterfalls, और बहुत सारे हैं, interspersed with the rocks and wooded islands। तो ये इलाके ऐसे हैं, एरियाज ऐसे हैं जहां पर इतने डिफरेंट वाटरफॉल्स ये रिवर्स बनाते हैं। लेकिन असल में आपने यहाँ पर लिखा कैटरैक्ट, यस और नो? कैटरैक्ट, व्हाट्स कैटरैक्ट? जहां पर अनइक्वल रेजिस्टेंस ऑफ रॉक्स ज्यादा होंगे, जहां पर ज्यादा ही जंप करेगा वाटर, उसको हम कहते हैं कैटरैक्ट। अगर वो कम ही डायमेंशन का होगा, उसको हम कहते हैं रैपिड। अच्छा, अगर उससे भी ज्यादा डायमेंशन होगा, यानी सीधा ये लैंड मास है, ये लैंड मास है, सीधा ऐसे लैंड मास है। जब पानी आएगा वो कहाँ जाएगा? पानी को तो सपोर्ट यहाँ पर है, सपोर्ट है, जो यहाँ पानी पहुंचेगा सीधा नीचे आएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाटरफॉल। प्लीज मेक श्योर कि आप इधर ही हैं। इसको कहते हैं असल में वाटरफॉल। इसको कहते हैं लेस डायमेंशन का रैपिड्स, मोर डायमेंशन का कैटरैक्ट, वाटरफॉल जहां पर सीधा जंप करेगा नीचे। इसको कोई सपोर्ट नीचे नहीं, सपोर्ट कहाँ था? सपोर्ट था यहाँ पर, यहां से कोई सपोर्ट है ही नहीं। क्लियर? नाउ वी हैव नाजका लाइंस। व्हाट आर दीज नाजका लाइंस? व्हाट आर दीज? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट आर दीज नाजका लाइंस? सुनो, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने हेल्प किया हमें टू डिस्कवर हंड्रेड्स ऑफ मिस्टीरियस नाजका लाइंस इन पेरू। यानी अगर आप ये साउथ अमेरिका को देखते हो, यानी साउथ अमेरिका, दिस व्हाट? साउथ अमेरिका। लेकिन जो आपको यहां से जो प्लेट मिलता है, व्हाट प्लेट इज दिस? दिस इज व्हाट वी कॉल एज नाजका प्लेट। व्हाट इज दिस? नाजका प्लेट। सो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है has helped to discover hundreds of mysterious Nazca lines in Peru. Where is Peru? This is Peru. सिर्फ पीरू की बात कर रहा हूँ। ये hundreds of lines, sorry, hundreds of mysterious Nazca lines in Peru. These are groups of geoglyphs known for depicting larger than life animals, plants, imaginary beings. Geoplex are design made on the ground using landscape
elements such as stone, dirt, lumber, etc. यानी गोया मतलब ये निकला AI की टेक्नोलॉजी की मदद से हमने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर देखा है, मगर कहाँ पर नाज़का प्लेट जो है उसी की बॉर्डर पर, मगर किस कंट्री में, पीरू की कंट्री में। पीरू कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। और ये वेस्ट कोस्ट है कि ईस्ट कोस्ट है, ऑब्वियसली ये हो गया वेस्ट कोस्ट, ये हो गया भाई सॉरी ये हो गया ईस्ट कोस्ट, ये हो गया वेस्ट कोस्ट। फिर हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे, स्पीसीज यहाँ पर देखे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने देखे। अच्छा, द geoglyphs drawn more than 2 millennia ago on the surface of southern Peru features different subjects but mainly plants and animals। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, पर हमने यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की है ये हमने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ही हमने यहाँ पर देखा, बस। क्लियर। अब जियोमेट्रिक शेप जो है सच एज ट्रायंगल, ट्रेपेजॉइड, स्पाइरल आर आल्सो फाउंड। ये इस किस्म का भी फीचर आपको यहाँ पर मिलता है। Some designs have been associated with astronomical function as well. Hmm. The line was declared as World Heritage Site by UNESCO in 1994। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे किस्म के प्लांट्स मिलते हैं, आपको एनिमल्स मिलते हैं, बहुत सारी और चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। So this was in the news, so that's why I brought it here, so that आपको यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक और लास्ट फैक्चुअल पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, that is about Tapojos रिवर। बस ये एक पॉइंट है, दिस इज द लास्ट, देन वी कंक्लूड। ओके, उसके बाद हमें और एक एटलस रहता है, बाय द वे, दैट इज द लास्ट एटलस। और वो लास्ट एटलस क्या है, लेट मी टेल, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट टू। उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में उसी को ही पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपने लिखा टेपोजस रिवर। ओके, टेपोजस रिवर क्या है, ये आप देखते हो ना, ये टेपोजस वैली है, यस और नो, is a navigable river located entirely in Brazil। ये सब जो ये कंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना, this is whole what Brazil, ये सब आपको ब्राजील ही है। It has hit historic lows amid severe droughts, promoting it to declare its first ever water scarcity emergency for the lower stretch। यानी इस इलाके में अगर आपको पानी की किल्लत होती भी है, लेकिन इस पानी को हम रखते हैं एज एन इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर जो ही पानी खत्म हो गया, जो ही स्कैर्सिटी होगी, जो ही ड्रॉटनेस आता है इन इलाकों में, फिर इसका हम क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं ताकि हम स्कैर्सिटी, हाँ, ताकि जो ड्राइनेस है, हाँ, लो अमाउंट ऑफ अगर वाटर होगा, उसको भरपूर करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमने एक इमरजेंसी लाइन रखी है, दैट इज कॉल्ड एज टेपोजस। समझ आया? इसका सोर्स क्या है, माटो ग्रेसो ब्राजील। पढ़ाया था मैंने, माटो ग्रासो कहाँ पर है, माटो ग्रासो, माटो ग्रासो, यहाँ से इसका सोर्स है। और इसका माउथ कहाँ है, अमेज़न रिवर। ये देखो, ये है क्या, ये है अमेज़न रिवर। क्लियर? जो जाती है कहाँ पर, अटलांटिक ओशन में। और यहाँ से अगर ये निकलती है, ये इसका माउथ किधर है, इसका माउथ है अमेज़न रिवर, जो इटसेल्फ ब्राजील में ही है। तो ब्राजील से ही निकलती है। यह देखो, इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है, इसका जो कोर्स है और इसका जो माउथ है, तीनों चीजें 1 2 3, तीनों की तीनों चीजें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वो आपको एक ही कंट्री में मिलता है, दैट्स कॉल्ड ब्राजील। सोर्स भी ब्राजील, कोर्स भी ब्राजील, एंड पॉइंट भी ब्राजील, मगर जो एंड पॉइंट है, माउथ जो है, वो है अमेज़न। क्लियर? अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर खुद एम्प्टी कहाँ पर हो रही है, एम्प्टी मतलब कहाँ पर इसका माउथ है, वो है इन द अटलांटिक ओशन। सो कैसे जाती है अमेज़न रिवर, ये है आपका वेस्ट और ये है आपका ईस्ट। सो ये वेस्ट से ईस्ट जाती है रिवर। क्लियर? क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ? उसके बाद हमारा लास्ट जो अब है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सॉरी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लास्ट एटलस, जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑस्ट्रेलिया। बस ये है लास्ट। सो आई होप कि आप इन तमाम नोट्स को अच्छे से कवर करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें। मगर खास तौर पर मैं कहता हूँ, जो भी आप यहाँ पर स्टैटिक सीख ही रहे हो, है ना, स्टैटिक जो भी आप यहाँ पर पढ़ ही रहे हो, लेकिन स्टैटिक के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो जो चीजें न्यूज में आती है, न्यूज में क्या आ गया, न्यूज में कोई रिवर आ गया, है ना, न्यूज में क्या आ गया, कोई सी आ गया, न्यूज में क्या आ गया, कोई लेक आ गया, न्यूज में क्या आ गया, कोई स्ट्रेट आ गई, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आ गया, है ना, न्यूज में क्या आ गया, से फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री आ गई, है ना,
न्यूज में क्या गया, कोई वॉल्केनो न्यूज में आ गया, न्यूज में क्या गया, से फॉर एग्जांपल वी हैव आइलैंड्स, है ना, तो ये न्यूज में आ गया। अच्छा, आ, न्यूज में क्या गया, कोई माउंटेन आ गया, कोई पीक आ गया, है ना, कोई ग्लेशियर जो है वो न्यूज में आ गया, या कोई बॉर्डर रीजन जो है, बॉर्डर रीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान ईरान, है ना, तो ये सब जो है ये आपको देखना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी डील विद एटलस। ऐसे करके आपको एटलस पढ़ना होगा, ऐसे करके आपको एटलस को जानना होगा। अगर ये चीजें आपको जहन में आती हैं तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर 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 ये तो हो ही रहा है ना, ये तो आप कर ही रहे हो, लेकिन जो आप पढ़ ही रहे हो ना स्टैटिक, स्टैटिक को ही ऐड करना है, डील करना है विद व्हाट। देखो करंट आप तब पढ़ पाओगे, प्लीज मेक श्योर, करंट आप तब पढ़ पाओगे जब इस करंट को आप क्या करोगे, आप डील करोगे अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ। अगर आपका स्टैटिक ठीक नहीं तो करंट को क्या करना है। सो करंट तब आपको पढ़ना है जब पहले स्टैटिक पोर्शन ठीक होगा। जो ही स्टैटिक ठीक हुआ, फॉर एग्जांपल आपको समझ में आया सी के बारे में, आपको समझ में आया कोस्ट एरियाज के बारे में, उसके बाद जो कोस्ट न्यूज में थी उसको वहां से लिंक करो, क्योंकि वो कोस्ट आपने एक बार पढ़ा ही है। फॉर एग्जांपल कल अगर 5 मिनट के लिए से फॉर एग्जांपल कल अगर क्वेश्चन आया से फॉर एग्जांपल नॉर्वेगियन सी, नॉर्वेगियन सी, ये नॉर्वेगियन सी आपने यूरोप में पढ़ा है, पहले आपको ये पता होना चाहिए है कहाँ, किस कॉन्टिनेंट में ये है यूरोप में। क्लियर, जहां पर आप आइसलैंड और नॉर्वे की बात करते हो ना, वहां पर आपको नॉर्वेगियन सी मिलता है। अब नॉर्वेगियन सी अगर न्यूज में आया तो क्या ये आपने पहले ही पढ़ा है, आंसर इज यस। अब न्यूज में क्या है, मान लो कि कोई छोटा सा आइलैंड यहाँ पर न्यूज में आया, तो ये आपको वहां पर मिलेगा, लेकिन ये तो आपने पहले ही पढ़ा है ना, सिर्फ ऐड क्या करना है, कोई आइलैंड जो पढ़ा नहीं था वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। क्लियर, और ये किस कंट्री के अगल-बगल में कौन सी कंट्री आती है इसको, है ना? तो क्या इसमें इक्वेटर जाता है? क्या इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है? आर्कटिक सर्कल जाता है? एंटार्क्टिक सर्कल जाता है? कौन सा सर्कल जाता है? कौन-सी लॉन्गिट्यूड जाती है? क्लियर? तो ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी होगी। क्लियर? सो इसलिए मैंने बार-बार कहा आपको, जितनी भी आपने कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा, मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, जितने भी कॉन्टिनेंट्स को आज तक आपने पढ़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम कल कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर जितनी भी, प्लस पहले में आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया, पहले हम इंडिया की बात करें, फिर हम करते हैं कॉन्टिनेंट्स की बात। दोनों में हम क्या करेंगे, एक ही प्रोसेस करेंगे। जैसे इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, हर कैपिटल को आप क्या करें, हर कैपिटल को हाईलाइट करें। क्लियर, जितनी भी कॉन्टिनेंट्स आप पढ़ते हो, चाहे आप एशिया पढ़ते हो, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, जो भी अफ्रीका, जो भी आप करते हो, उनकी कंट्रीज को क्या करेंगे, उनकी कंट्रीज को आप क्या करेंगे, उनकी कंट्रीज को आप क्या करेंगे, उनको हाईलाइट करेंगे। समझ आया, क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, हाउ टू गो, व्हाट इज द अप्रोच। अच्छा, अगर मुझे पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, मैं हर कंटेंट को स्टार्टिंग में यही बोलता हूँ कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर मैंने नहीं बोला होगा हर कंटेंट में, कम से कम जो पहला कंटेंट होगा, दूसरा होगा, उधर मैंने बोला होगा हाउ टू रीड एटलस। आप देखो एक बार चेक करो, हाउ टू रीड एटलस, क्योंकि हर टीचर आपको कहता है कि ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको एटलस आना चाहिए। ठीक है, मुझे एटलस आना चाहिए, लेकिन एटलस तो कैसे पढूं, वो तो बता दे, वो तो नहीं बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि टीचर का रोल ये है कि वो आपको बोले कि व्हाट इज द राइट अप्रोच। तो अप्रोच को फॉलो करें तब जाके बात बनती है। अप्रोच ना करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है चीजों को संभालना, चीजों को देखना। ओके, सो मेक श्योर कि आप हर चीज को हाईलाइट करें। अब हाईलाइट मैंने क्यों कहा, हाईलाइट मैंने इसलिए कहा, जिस स्टेट कंट्री को आप क्या करें, या स्टेट को आप क्या करें, कैपिटल को हाईलाइट करें। उसके बाद देखो अगर मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ, मैं किस किस लाइन के, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन लाइन है, जो मैंने लाइन ड्रॉ की, तो किस किस सिटीज को वो लाइन टच करती है, किस किस, मान लो कि यहाँ पर कोई और सिटी है, किस किस सिटी को टच करती है, ऐसे करते करते आपको ये पढ़ना होगा। लेकिन इंडिया का मैप के लिए आपको मैं एक चीज यहाँ पर बोलूं, जो इंडियन मैप जो है, इंडियन मैप जो है, उसके लिए मैंने आपको पढ़ा है एक टॉपिक, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते थे ना, इनिशियली इनिशियली पहले वाले कुछ टॉपिक्स, यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को छोड़ के, उसके बाद जब हम पढ़ रहे थे ना जोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें हमने ये सीखा कि इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट, हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया
as India as a geographical यूनिट। ये सब जो है ना, ये आपको बन गया है इंडिया का मैप। क्लियर? कौन सी कंट्रीज शेयर करती है बॉर्डर विद फॉरेन कंट्रीज, कौन सी कंट्री बड़ी है, कौन सी कंट्री छोटी है, कौन सी लैंड लॉक्ड है, कौन सी कोस्टल है, ये सब आपने देखा। और उसके बाद कोस्ट में किस किस की लंबाई कम है, किसकी लंबाई ज्यादा है, ये सब हमने कल उस लेक्चर में पढ़ा था। मेक श्योर कि अगर आपने नहीं देखा ये लेक्चर, मेक श्योर गो बैक एंड रीड एटलस। समझ आया? So this was all about today. Thank you very much for your support. Okay, keep watching these videos so that आपको बहुत ज़्यादा help होगी आपको अपने final exam में. Thank you very much.